हाय दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मर के दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस किया। एक तो था एफिशिएंसी और दूसरा था हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पे ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात करने वाले हैं जिसपे कि इंडिविजुअल क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक जो कि लेंथ वाइज बहुत ही छोटे हैं लेकिन 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन इजीली उनके ऊपर हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। तो ऐसा पहला टॉपिक लिखना, ट्रांसफॉर्मर एज मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। ठीक है, अब हम मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट नेटवर्क्स के अंदर पढ़ते हैं। स्टिल मैं थोड़ा सा उसके बारे में ओवरव्यू दे देता हूं, तब हम ट्रांसफॉर्मर को उससे कंपेयर करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। अब देखो, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में क्या होता है कि अपने पास मान लो दो इंडक्टर्स हैं, या चलो ट्रांसफॉर्मर की तरह ही बना लेता हूं। सपोज अपने पास दो इंडक्टर हैं जो कि मैग्नेटिकली कपल्ड है। मैंने मैग्नेटिक कपलिंग का मीनिंग पहले भी बताया था, जब दो डिवाइसेस के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लिंक करे तो उसे बोलते हैं मैग्नेटिक कपलिंग। जैसे देखो, ये दो डॉट्स हमने प्लेस कर दी, सपोज I1 और सपोज I2। अब ये मत सोचना एक डॉट से एंटर तो एक से लीव करना चाहिए। मैं ट्रांसफॉर्मर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट की बात कर रहा हूं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि दोनों डॉट में करंट एंटर करे या दोनों ही डॉट से करंट लीव करे, तो एक बार ये वाला सर्किट ड्रॉ करके लिखना। in order to draw the equivalent circuit, in order to draw the equivalent circuit of a magnetically coupled circuit, we have to represent mutual inductance as a dependent voltage source, ठीक है। अगला पॉइंट, if current enters the dot or leaves the dot, on both sides of the transformer, on both windings, then they are additively coupled, and polarity of dependent voltage source is such that current enters positive terminal, देखो कैसे। अब दोनों डॉट में जब करंट एंटर कर रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को एक डिपेंडेंट सोर्स से दिखाना, ये बात समझ आई। और डिपेंडेंट भी क्या, वोल्टेज सोर्स। सेल्फ इंडक्टेंस को तो इंडक्टेंस ही रहने दो, म्यूचुअल इंडक्टेंस एक वोल्टेज सोर्स का काम करेगी, L1 L2। इधर जो म्यूचुअल ईएमएफ आएगा वो mdi2/dt आएगा, इधर जो आएगा mdi1/dt। सेकेंड वाइंडिंग का म्यूचुअल ईएमएफ फर्स्ट के करंट से आएगा और फर्स्ट का ईएमएफ सेकेंड के करंट से आएगा। लेकिन कैसे आएगा, करंट शुड एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल। करंट ऊपर वाले टर्मिनल में एंटर कर रहा है तो ऊपर लगाओगे प्लस और नीचे माइनस। करंट पॉजिटिव में एंटर होना चाहिए तो प्लस माइनस, ठीक है। अब इतना लगाने के बाद चाहो तो यहां केवीएल की इक्वेशन भी लिख सकते हो। देखो,
सेल्फ इंडक्टेंस की जो वोल्टेज पोलैरिटी होती है वो तो सिंपली करंट की डायरेक्शन में प्लस माइनस होती है। सेल्फ इंडक्टेंस की पोलैरिटी हमेशा पैसिव एलिमेंट वाली होती है, करंट की डायरेक्शन में प्लस माइनस। तो ये वाला भी पॉइंट लिख लेना। द वोल्टेज पोलैरिटी of self-inductance, the voltage polarity of self-inductance is always that of a passive element, that is current entering the positive terminal, अब देखो इक्वेशन क्या लिखोगे केवीएल की, इधर V1 इक्वल टू L1 di1 बाई dt प्लस M di2 बाई dt। दूसरी साइड क्या लिखोगे, V2 L2 di2 बाई dt प्लस M di1 बाई dt। ठीक है, ये वाला केस क्लियर हुआ। तो जब कभी दोनों डॉट में करंट एंटर करे या दोनों से लीव करे, तब क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में पहले प्लस और फिर माइनस। तो एक बार ये नोट कर लेना। अब देखो दूसरा केस देखो। अब मान लो डॉट दोनों में नीचे होती, अब दोनों ही डॉट से करंट लीव कर रहा है। ठीक है, तो ये किसका केस हुआ, एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव? ये भी हुआ एडिटिव, करंट लीविंग द डॉट ऑन बोथ द साइड्स। तो ये वाला भी लिख लो एक बार केस। ठीक है, ये डायग्राम बना लेना। तो इसमें लिख लेना हेयर करंट इज लीविंग द डॉट ऑन बोथ साइड्स। रूल इसके अंदर भी सेम रहता है, जब करंट दोनों डॉट को लीव करे तब क्या करना है, करंट पॉजिटिव में एंटर होना चाहिए। करंट ऊपर से एंटर करेगा तो प्लस माइनस, करंट ऊपर से एंटर करेगा प्लस माइनस, यानी एग्जैक्टली सेम सर्किट बनेगा। तो जब दोनों डॉट से एंटर या दोनों से लीव करे तो डिपेंडेंट सोर्स ऐसा हो जिसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करे। अब अगला केस लिखो। इफ करंट एंटर्स द डॉट in one winding and leaves the dot in other winding, then polarity of dependent source is such that current enters negative terminal, यानी डिपेंडेंट सोर्स उल्टा लगाओगे। देखो अब जैसे इधर से डॉट को लीव कर रहा है और इधर ये डॉट के अंदर एंटर कर रहा है। अब मैंने बोला म्यूचुअल ईएमएफ की पोलैरिटी कैसे दिखानी है, कि करंट पॉजिटिव की जगह नेगेटिव में एंट्री ले। अब करंट ऊपर से एंट्री ले रहा है तो ऊपर क्या लगाओगे, माइनस, नीचे प्लस। नेगेटिव में एंट्री ले, करंट ऊपर से एंट्री ले रहा है, माइनस प्लस। ठीक है, तो अब केवीएल जब लगाओगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन। ये मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो जब कभी करंट एक डॉट में एंटर और एक से लीव करता है तो करंट की डायरेक्शन में पहला टर्मिनल माइनस होगा, या ये कह दो करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो अब मैं क्या करता हूं, अब मान लो ये है I2। एक बार वीडियो पॉज करके बनाओ, इसके लिए सर्किट बनाओ एक बार, जैसा सर्किट मैंने बना रखा है। वीडियो पॉज करो और एक बार इसका सर्किट ड्रॉ करो। अब जो लोग सर्किट ड्रॉ कर चुके हैं वो ध्यान दें कि पहले इधर तो डॉट में करंट एंटर कर रहा है और इस वाली डॉट से करंट
लीव कर रहा है, ठीक है। पहली डॉट में एंटर करता है, दूसरी डॉट से लीव करता है। अब हम क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी अगर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, करंट बना लो पहले। करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करना चाहिए, ना कि पॉजिटिव में, ठीक है। अब I1 ऊपर से एंट्री ले रहा है, तो ऊपर कौन सा टर्मिनल लगाओगे, माइनस, नीचे प्लस। सब्ट्रैक्टिव कपलिंग में करंट शुड एंटर नेगेटिव टर्मिनल। इधर नीचे से एंट्री ले रहा है, तो नीचे माइनस, ऊपर प्लस, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में L की पोलैरिटी हमेशा पैसिव एलिमेंट वाली होती है, तो करंट की डायरेक्शन में प्लस माइनस, जैसे रेजिस्टेंस की होती है ना पोलैरिटी, ऐसे ही सेल्फ इंडक्टेंस की होती है। ये बात क्लियर हुई। अगर एक डॉट से एंटर, एक से लीव करे, तो करंट नेगेटिव में घुसना चाहिए, करंट नेगेटिव में एंटर करे। अब ये इक्वेशन तो सेम रहेगी, हमें दूसरी इक्वेशन देखनी है। दूसरी इक्वेशन में लगाओ जरा KVL। V2 इक्वल टू माइनस L2 di2/dt प्लस M di1/dt। तो ये KVL इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट की KVL इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है। अब बात यह है कि हमें इस सिस्टम को एक ट्रांसफॉर्मर से कंपेयर करना है, या ये कह दो कि मुझे ट्रांसफॉर्मर का मॉडल सेल्फ और म्यूचुअल में चाहिए। तो इसमें लिखना, when we compare transformer to a magnetically coupled circuit, we want to determine transformer inductances in terms of self and mutual inductance, of the windings। ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन सी इंडक्टेंस होती हैं, दो होती हैं, एक तो लीकेज और एक मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर की दो इंडक्टेंस हमें देखनी है, लीकेज और मैग्नेटाइजिंग। वही मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट की दो इंडक्टेंस होंगी, सेल्फ और म्यूचुअल, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैं ट्रांसफॉर्मर का एक बार मॉडल बना लेता हूं, प्राइमरी में रेफर्ड। अगर कोर लॉस का रेजिस्टेंस नहीं दिखाओ तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा दिखेगा। कोर लॉस का रेजिस्टेंस इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वो हाइपोथेटिकल होता है, ठीक है, ऐसा कोई एक्चुअल रेजिस्टेंस नहीं होता। ये होता है V1, ये होता है I1, ये होता है I1 डैश, ये V2 डैश, R2 डैश, R1। अब इसको लिख रहा हूं L1, L2 डैश, LM। तो इसमें कितना करंट जा रहा है, I1 माइनस I1 डैश। ये तो ट्रांसफॉर्मर का सर्किट है, मैं रिएक्टेंस दिखाने की जगह क्या दिखा रहा हूं, इंडक्टेंस। और वहीं मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट कैसा होगा ट्रांसफॉर्मर का, ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी का फ्लक्स हमेशा एक दूसरे को अपोज करता है, इसीलिए क्या होता है, यहां L1, यहां L2,
और यहां m, ठीक है। ये I1, एक डॉट से करंट एंटर तो एक डॉट से लीव। और क्या दिखा दो, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और दिखा दो। यहां मैं टर्न्स रेशियो भी देता हूं N1:N2। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है मेरे पास, मुझे इसका मॉडल बनाना है। मॉडल अगर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल को शो करोगे एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स से। सेल्फ इंडक्टेंस फिर म्यूचुअल के लिए एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये रेजिस्टेंस R1 हुआ, R2, L1, L2, I1, V1, V2 और I2। अब एक डॉट से एंटर और एक से लीव कर रहा है तो सब्ट्रैक्टिव कपलिंग का केस है। सब्ट्रैक्टिव कपलिंग में करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करना चाहिए, यहां करंट नीचे से एंटर कर रहा है इसीलिए माइनस प्लस। ये होगा M di2/dt, M di1/dt। अब सबसे पहले पहली लूप में अगर केवीएल लगाते तो V1 शुड बी I1R1, करंट की डायरेक्शन में प्लस माइनस आएगा ना, सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा पोलैरिटी पैसिव एलिमेंट वाली लेता है, ठीक है। I1R1 प्लस L1 di1/dt माइनस M di2/dt। ऐसे दूसरे सर्किट में V2 M di1/dt, ठीक है, माइनस L2 di2/dt माइनस I2 R2। ये केवीएल इक्वेशन हो गई। इस केवीएल इक्वेशंस को मुझे कंपेयर करना है सेकंड सर्किट के केवीएल इक्वेशन से, सॉरी फर्स्ट सर्किट के। अब फर्स्ट सर्किट में केवीएल लिखना जरा, क्या होगा, V1 इक्वल टू I1R1 प्लस L1 di1/dt, करंट की डायरेक्शन में प्लस माइनस, ये सारी पैसिव हैं, इसमें से कुछ भी एक्टिव नहीं है, ठीक है, प्लस Lm d/dt I1 माइनस I1 डैश। ऐसे V2 बताओ, V2 होगा Lm d/dt I1 माइनस I1 डैश माइनस I2, सॉरी माइनस V2 डैश लिखोगे I1 R2 डैश माइनस I1 डैश R2 डैश माइनस L2 डैश di1 डैश बाय dt। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट वाले सर्किट से। अगर मुझे एक पैरामीटर दूसरे की टर्म्स में निकालना है, मैंने सिर्फ देखो केवीएल लगाया और कुछ भी नहीं किया है। अगर एक पैरामीटर दूसरे की टर्म्स में निकालना है तो दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन चाहिए। अब देखो फर्स्ट और थर्ड को देखो, I1 R1 आ रहा है, ठीक है, L di1/dt की एक टर्म आ रही है, ठीक है, लेकिन दूसरी टर्म मुझे चाहिए I1 माइनस I1 डैश, यहां किसकी आ रही है, I2 की। अब मैं क्या जानता हूं कि I1 डैश क्या होता है, N2/N1 I2, या ये कह दो I2 क्या होता है, N1/N2 I1 डैश। तो अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसको मॉडिफाई करना स्टार्ट करता हूं मैं। तो मैं लिखूंगा V1 इक्वल टू I1R1 L1 di1/dt, I2 की जगह ये डाल दो माइनस M N1/N2 di1 डैश बाय dt।
लेकिन देखो जो मुझे तीसरी टर्म चाहिए वो डी आई वन डैश की नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डी बाई डी टी ऑफ आई वन माइनस आई वन डैश। अभी मेरे पास माइनस डी आई वन डैश तो आ रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसके बाद ये वाला कंसेप्ट समझना, मैं ऐसा करता हूं प्लस एम एन वन बाय एन टू, एक टर्म में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, डी आई वन बाई डी टी माइनस एम एन वन बाय एन टू डी आई टू बाई डी टी, सॉरी डी आई वन बाई डी टी। ये देखो मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी, और लास्ट टर्म जो एक्चुअल में प्रेजेंट भी है पहले से, डी आई वन डैश बाय डी टी। तो ये जो मैंने दोनों टर्म लिखी है ना, ये सेम टर्म मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट की है। ऐड और सब्ट्रैक्ट मैंने क्यों किया है, ताकि मैं एक टर्म बना पाऊं आई वन माइनस आई वन डैश वाली। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब देखो जब ये टर्म्स को क्लब करना शुरू करता हूं तो V1, अब मुझे क्या चाहिए, I1 R1 प्लस, अब इसमें ऐसे करो L1 माइनस एम, माइनस एम वाली टर्म मैंने इसके साथ ले ली, डी आई वन बाई डी टी, और प्लस एम वाली दूसरे के साथ दे दो। एक सेकेंड, करंट की डायरेक्शन में पहले माइनस प्लस आ रहा है तो माइनस डी आई टू बाई डी टी, हमें क्या चाहिए, आई वन माइनस आई वन डैश चाहिए ना। हाँ, तो प्लस एम डी बाई डी टी। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या किया है, ये दोनों टर्म्स को क्लब कर लिया है और ये दोनों टर्म्स को डी आई वन बाई डी टी कॉमन ले लिया सेकेंड और फोर्थ टर्म में से, और थर्ड और फिफ्थ टर्म में से एम इंटू एन वन बाई एन टू कॉमन ले लिया। अब देखो जरा ये इक्वेशन ऐसी दिख रही है, थर्ड और फर्स्ट कंपेयर विद थर्ड, थर्ड इक्वेशन से जरा कंपेयर करना, आई वन आर वन तो आ रहा है, स्मॉल एल वन कितना है, सेल्फ इंडक्टेंस माइनस म्यूचुअल इंटू एन वन बाई एन टू, और ऐसे ही एल एम कितना आ रहा है, एम इंटू एन वन बाई एन टू। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर तो मिल गए, बच क्या गया, बच गया एल टू डैश। अब उसके लिए मैं सेकंड और फोर्थ पे काम करूंगा, मेरी बात क्लियर हुई। पहले मैंने फर्स्ट और थर्ड से क्या क्या निकाल लिया, L1 और LM, अब मुझे निकालना है ये L2 डैश, इसके लिए सेकंड और फोर्थ इक्वेशन यूज करेंगे। अब सेकंड और फोर्थ पे बात करते हैं। देखो सेकंड इक्वेशन में मेरे पास क्या है, डी आई वन बाई डी टी है, डी आई टू बाई डी टी और आई टू है, जबकि फोर्थ में सिर्फ आई वन और आई वन डैश है। तो पहले तो काम क्या करते हैं, आई टू हटा लेते हैं, फ्रॉम सेकेंड आई टू हटाने का मतलब आई वन डैश लेके आना है, एम डी आई वन बाई डी टी माइनस एल टू, आई टू की जगह एन वन बाई एन टू आई वन डैश डालोगे ना, डी आई वन डैश बाई डी टी माइनस एन वन बाई एन टू आई वन डैश आर टू। तो अब मैंने आई टू को हटा के क्या वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, आई वन डैश। लेकिन दूसरी चीज देखो, फोर्थ वाली इक्वेशन में V2 नहीं है, V2 डैश है। एक्चुअल में V2 डैश क्या होता है, V2 का रेफर्ड वैल्यू किस साइड, प्राइमरी। तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो इक्वेशन मेरे पास अभी आई है, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं सीधा n1 बाय n2 से, ताकि V2 से क्या बन जाए, V2 डैश। तो दोनों साइड n1 बाय n2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेफ्ट में तो बन जाएगा V2 डैश, इधर हो जाएगा m
N1 बाय N2 di1 बाय dt, मैंने दोनों साइड N1 बाय N2 मल्टीप्लाई किया है, माइनस L2 N1 बाय N2 का स्क्वायर di1 डैश बाय dt, ठीक है, माइनस N1 बाय N2 स्क्वायर I1 डैश R2। अब देखो कंपेयर करने के लिए I1 डैश R2 डैश आ रहा है, वो तो यहां भी आ रहा है, एक di1 डैश बाई dt की टर्म चाहिए और एक I माइनस I1 डैश, I1 माइनस I1 डैश, तो I1 डैश की आ रही है, I1 की आ रही है, बट मुझे I1 माइनस I1 डैश चाहिए। तो देखो ये जो di1 बाई dt वाली टर्म है ना, ऐसी एक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो। ये ध्यान देना मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसी को ऐड भी कर दो। ये क्लियर हो रहा है? ये सेम टर्म मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ली ताकि मैं I1 माइनस I1 डैश बना पाऊं। अब बची हुई टर्म्स लिख दो। ये देखने में इक्वेशंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है ना, मेथड उतना ही सिंपल है, बस दो इक्वेशंस को कंपेयर किया जा रहा है। तुम चाहते तो उल्टा भी चल सकते हो कि थर्ड और फोर्थ से फर्स्ट और सेकंड पे आ जाओ। अब इसके बाद देखो क्या होगा, V2 डैश, पहले वाली दोनों टर्म्स को क्लब कर लो, ठीक है, फिर सेकंड और थर्ड टर्म को क्लब कर लो, बट उसके साथ माइनस मुझे चाहिए, तो माइनस कॉमन लेके क्लब करेंगे, ये हुआ di1 डैश बाई dt, और फिर माइनस N1 बाय N2 का स्क्वायर R2 I1 डैश। अब देखो जरा कंपेयर करना, पहली टर्म कंपेयर करो दोनों की, मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस तो वही आ रही है जो फर्स्ट और थर्ड से आई थी, दूसरी टर्म R2 डैश तो यही होता है ना, N1 बाय N2 स्क्वायर इंटू R2, ये तो हमने देखा ही है ट्रांसफॉर्मर में। बात है L2 डैश, L2 डैश क्या आ रहा है, तो ये रिलेशन डिराइव हुआ, ठीक है। ये बात क्लियर हुई कि हमने किस तरीके से एक मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट और एक ट्रांसफॉर्मर को कंपेयर कर लिया। अब जो है ना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैं डायरेक्ट बात करता हूं कि ये सब फॉर्मूले रटने से कैसे बचें और डायरेक्टली कैसे आंसर निकाल सकते हो। देखो, डायरेक्ट मेथड, इसके लिए दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो ये कि लीकेज इंडक्टेंस इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस, और दूसरा मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ये दो चीजें याद कर सकते हैं भाई कि लीकेज होता है सेल्फ माइनस म्यूचुअल और मैग्नेटाइजिंग होता है म्यूचुअल। अब इसके बाद बात यह आती है कि तुम रेफर कहां कर रहे हो, कि जो ट्रांसफॉर्मर का सर्किट बनाने वाले हो वो प्राइमरी पे बनाने वाले हो या फिर सेकेंडरी पे। तो जिस साइड पे बनाओगे सॉल्यूशन उसके हिसाब से आएगा। तो यहां तक लिखना, इसके बाद ये लिखो
the values of leakage and magnetizing inductance, the values of leakage and magnetizing inductance will depend on which side equivalent circuit is being drawn, which side equivalent circuit is being drawn. तो सबसे पहले देखें, अगर रेफर्ड टू प्राइमरी में रेफर कर रहे हैं, ठीक है, तो प्राइमरी की लीकेज इंडक्टेंस कितने लिखोगे? सेल्फ इंडक्टेंस यानी L1 म्यूचुअल। अभी ये लॉजिक मैं समझाऊंगा, ठीक है। सेकेंडरी की लीकेज सेल्फ माइनस म्यूचुअल, और मैग्नेटाइजिंग दैट इज म्यूचुअल। ऐसे ही दूसरा, अगर सर्किट सेकेंडरी पे रेफर्ड है, ये L2 डैश है, सेकेंडरी पे रेफर्ड है, तो L1 तो होगा नहीं, L1 डैश होगा। L1 N2 बाय N1 का स्क्वायर माइनस M N2 बाय N1, L2 माइनस M N2 बाय N1, और LM अब ये तरीका समझो, ये डायरेक्ट मैंने कैसे लिख दिया। देखो, हम ये जानते हैं किसी भी इंपिडेंस को अगर प्राइमरी से सेकेंडरी रेफर करना है तो किससे मल्टीप्लाई करें? सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी का स्क्वायर यानी N2 बाय N1 का स्क्वायर, और सेकेंडरी से प्राइमरी आना है तो N1 बाय N2 का स्क्वायर। बट ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है, ना ही तो ये प्राइमरी पे होती, ना ही ये सेकेंडरी पे होती, ये दोनों के बीच में होती है। तो इसको रेफर करने के लिए कभी भी टर्न्स रेशियो का स्क्वायर यूज नहीं होगा, इसके लिए यूज होगा सिर्फ टर्न्स रेशियो। तो ये वाला पॉइंट लिखना, टू रेफर सेल्फ इंडक्टेंस फ्रॉम वन साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर, to refer self inductance from one side of transformer to the other, we use square of turns ratio, but to refer mutual inductance, we use turns ratio because mutual inductance is not completely present on primary or secondary। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, देखो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोपोर्शनल होगी V1 बाय I2 या V2 बाय I1। सपोज प्राइमरी पे रेफर करना है तो V1 तो पहले से ही प्राइमरी पे है ना, I2 की जगह क्या लिख लो? N1 बाय N2 I1। तो इसमें देखो सिर्फ टर्न्स रेशियो ही तो बना, इसमें टर्न्स रेशियो का स्क्वायर कहां बना? बात समझ आ रही है? म्यूचुअल में एक साइड की वोल्टेज होती है तो दूसरी साइड का करंट होता है। दोनों वोल्टेज या करंट एक साइड के नहीं होते। म्यूचुअल का मतलब ही ये है कि अगर मैं करंट सप्लाई करूं तो वोल्टेज दूसरे में इंड्यूस होनी चाहिए। तो अगर सेकेंडरी की वोल्टेज है तो उसे बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्राइमरी करंट की। प्राइमरी की वोल्टेज है तो किसकी जिम्मेदारी है? सेकेंडरी करंट की, दैट इज म्यूचुअल।
तो अगर वोल्टेज एक साइड का है और करंट दूसरे साइड का, तो रेफर तो एक ही क्वांटिटी को करोगे भाई। अगर दोनों को रेफर कर लिया तो ये V1/I2 की जगह हो जाएगा V2/I1। तो यानी अगर प्राइमरी पे आना है तो V1 तो पहले से प्राइमरी पे है, रेफर सिर्फ किसे करना है, I2 को। और I2 को रेफर करने में टर्न्स रेशियो का स्क्वायर नहीं, सिर्फ क्या यूज होगा, यूज होगा तुम्हारा टर्न्स रेशियो। मेरी बात क्लियर हुई? इसीलिए मैंने बोला म्यूचुअल को रेफर करने में टर्न्स रेशियो। अब समझो इस फॉर्मूले को। प्राइमरी का लीकेज चाहिए, प्राइमरी का तो सेल्फ पहले से ही प्राइमरी पे है, बट म्यूचुअल को प्राइमरी पे लाना है तो किसका यूज किया, N1/N2। सेकेंडरी का लीकेज चाहिए तो सेकेंडरी के सेल्फ को प्राइमरी पे लेके आए, वो टर्न्स रेशियो स्क्वायर से आएगा। म्यूचुअल को प्राइमरी पे लाओगे, टर्न्स रेशियो। मैग्नेटाइजिंग तो म्यूचुअल ही होता है, लेकिन कहां चाहिए, प्राइमरी, तो N1/N2। सेकेंडरी में आ जाओ, प्राइमरी का लीकेज चाहिए तो पहले सेल्फ को सेकेंडरी लेके गया और म्यूचुअल को सेकेंडरी ले गया। सेकेंडरी का लीकेज चाहिए तो सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट सेकेंडरी पे है, म्यूचुअल को सेकेंडरी लाए। मैग्नेटाइजिंग चाहिए तो म्यूचुअल को सेकेंडरी ले जाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूले डायरेक्टली आ जाते हैं हमारे फॉर कंपैरिजन बिटवीन लीकेज एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ एंड म्यूचुअल। इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा, तो इतना लॉजिकली अगर क्लियर समझ चुके हो तो ये वाला क्वेश्चन रुकेगा नहीं। ठीक है भाई, ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, तुम्हें डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, रटने वाला काम कम से कम रखना है। ठीक है, आगे चलें। अब अगला छोटा टॉपिक जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अगला लिखना डायमेंशंस और स्केलिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। यानी ट्रांसफॉर्मर की डायमेंशंस को अगर स्केल कर दिया जाए तब क्या इफेक्ट पड़ता है ट्रांसफॉर्मर के पैरामीटर्स पे, हमें इसके बारे में बात करनी है। जैसे मैं कह दूं ट्रांसफॉर्मर की मैंने लेंथ, विड्थ और हाइट सारी डबल कर दी, अब बताओ क्या होगा। अगर इस तरह का कभी कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है तब क्या बातें की जाती हैं, वो अब हम देखने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मर पे अफेक्ट क्या होता है व्हाइल स्केलिंग अ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले रेटिंग्स के बारे में बात करूंगा। पहली बात होती है वोल्टेज रेटिंग की। ठीक है, वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपना, 4.44 FN BM AN। AN इज द नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये समझ आ रहा है यहां से वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन कब, जब BM इज कांस्टेंट। तो ये ध्यान रखना जब कभी स्केलिंग की बात आती है तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं। ऐसा इसलिए, जैसे मान लो तुम CRGO का यूज कर रहे हो तो CRGO में कहां तक जा सकते हो, 1.6 टेस्ला तक। अगर 1.6 तक जा सकते हो तो 1.6 पे ही चलाना, उससे कम पे चलाने का मतलब CRGO को वेस्ट करना हुआ। ठीक है, अगर इतना महंगा मटेरियल खरीदा, इतना अच्छा मटेरियल लाए हो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे ही ऑपरेट करो, उसकी कैपेसिटी को वेस्ट नहीं करना। तो स्केलिंग के दौरान हमेशा BM क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। अगर वोल्टेज एरिया के प्रोपोर्शनल आया तो जो भी ट्रांसफॉर्मर की डायमेंशन है, एरिया जैसे लेंथ इंटू विड्थ होगा तो डायमेंशन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हुआ। मतलब क्या हुआ देखो इसका, इफ ऑल डायमेंशंस आर डबल्ड, अगर सभी डायमेंशन डबल्ड कर दोगे तो V2/V1 क्या होगा, ये एरिया के प्रोपोर्शनल है ना। अगर लेंथ और विड्थ दोनों डबल कर दें तो एरिया क्या हो जाता है, 4 टाइम्स, तो वोल्टेज रेटिंग हो गई 4 टाइम्स। मतलब मेरा ये है कि लेंथ इंटू विड्थ को मैंने लेंथ इंटू विड्थ ना लिखते हुए डायमेंशन का स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जब बनते हैं तो लेंथ, विड्थ और हाइट सभी को सेम फैक्टर से स्केल किया जाता है।
ऐसा नहीं है कि लेंथ डबल कर दी विड्थ हाफ कर दी, तुम क्या कहोगे, लेंथ और विड्थ दोनों डबल हुए हैं इसीलिए एरिया हो गया 4 टाइम्स। वोल्टेज रेटिंग तो काफी सिंपल है। अगला जो इंपॉर्टेंट और लंबा डेरिवेशन है वो है करंट रेटिंग का। अब देखो मैंने पहले भी बताया था, करंट रेटिंग इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, कि भाई जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना मोटा कंडक्टर लेना पड़ता है। इसका सिंपल सा रीजन क्या होता है, जैसे मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड मुझे कांस्टेंट रखनी है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रखनी होती है। जे होता है सिग्मा ई, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, करंट डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। बात समझ आई? जैसे मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ऐसे ही यहां पे क्या कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो ओम्स लॉ होता है J इक्वल टू सिग्मा ई, तो J कांस्टेंट, अगर J कांस्टेंट तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखो क्या होता है, अगर एक ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ करते हैं, अब देखो इस पे जो वाइंडिंग आती है, वाइंडिंग की जो वायर है ना वो बीच की विंडो से पास होती है। ये बात क्लियर हो रही है? वाइंडिंग की जो भी वायर है ये बीच की विंडो है, इससे पास होती है। मान लो ये N1 टर्न्स है और ये N2 टर्न्स है। एक वायर का एरिया है A1, एक वायर का एरिया है A2। तो अगर मैं ये कहूं कि वायर ने विंडो का कितना एरिया घेर रखा है, तो क्या बोलोगे, A1 की N1 वायर्स हैं तो कितना एरिया घेर लिया, N1 A1। इधर A2 की N2 वायर्स हैं तो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, N2 A2। अब क्या होता है, विंडो में दोनों वाइंडिंग्स या दोनों के बीच में स्पेसिंग देना बहुत जरूरी है। अगर स्पेसिंग नहीं रही, मान लो ये दोनों वायर बहुत क्लोज आ जाएं, बीच का एरिया बहुत ही छोटा रह जाए, अगर बीच में बहुत कम जगह बचेगी तो क्या होगा, बीच में एयर है या ऑयल है, जो भी मीडियम हो, एयर या जो ऑयल है उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा और करंट एक साइड से दूसरी साइड फ्लो करने लगेगा या दोनों साइड हो जाएंगी शॉर्ट। तो एक पॉइंट ये लिखना, विंडो विंडो एरिया रिक्वायरमेंट, विंडो एरिया रिक्वायरमेंट is governed by, window area requirement is governed by insulation requirement, is governed by insulation requirement because if winding on the two limbs, because if winding on the two limbs are kept very close to each other, are kept very close to each other, then medium between the windings, may break down, medium between the windings may break down, leading to current flow, leading to current flow between windings on two limbs, between winding on two limbs। यानी अगर ये मोटी वायर लगाओगे तो ये क्लोज आती जाएंगी तो बीच का एरिया कम होता जाएगा। तो विंडो का एक प्रॉपर एरिया मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक टर्म डिफाइन करते हैं, विंडो स्पेस फैक्टर। इसको लिखते हैं KW। ये होता है विंडो एरिया ऑक्यूपाइड, कितना एरिया वाइंडिंग ऑक्यूपाई कर चुकी है, डिवाइडेड बाय टोटल विंडो एरिया। ठीक है,
अब वाइंडिंग कितना एरिया ऑक्यूपाई कर चुकी है विंडो का, N1A1 प्लस N2A2 डिवाइडेड बाय विंडो एरिया। अब हम ये भी तो जानते हैं कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, तो मान लो A इक्वल टू करंट बाय डेल्टा, डेल्टा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया, तो KW क्या हुआ, N1I1 बाय डेल्टा, K2 हुआ A2 हुआ I2 बाय डेल्टा बाय KW। अब ट्रांसफॉर्मर में, सॉरी AW, ट्रांसफॉर्मर में अगर MMF बैलेंसिंग जानते हो तो N1I1 और N2I2 बराबर होते हैं। ठीक है, अब इससे क्या मालूम चलता है हमें करंट रेटिंग के रिगार्डिंग, कि अगर मैं KW को कांस्टेंट कह दूं कि भाई मुझे स्पेसिंग कांस्टेंट रखनी है, यानी कि अगर वाइंडिंग का एरिया बढ़ा रहे हो तो साथ साथ विंडो का एरिया भी बढ़ाओ ताकि वाइंडिंग्स आपस में क्लोज ना आ जाएं, तो हम कहेंगे I1 इज प्रोपोर्शनल टू, या I1 इज इक्वल टू डेल्टा AW KW बाय 2 N1, यानी करंट रेटिंग इज प्रोपोर्शनल टू विंडो एरिया। अब विंडो एरिया, विंडो किस में बनी हुई है, कोर में बनी हुई है ना, तो अगर सारी डायमेंशन डबल कर रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना, जैसे मैंने यहां किया था, अगर कोर की सारी डायमेंशन डबल कर दोगे तो जो अंदर बनी विंडो है उसका भी साइज डबल हो जाएगा, इसीलिए करंट रेटिंग भी किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, डायमेंशन स्क्वायर के। तो ये वाला पॉइंट लिख लेना, if all dimensions of the core are scaled by the same factor, all dimensions of the core are scaled by the same factor, then window present inside the core is also scaled by square of that factor, is also scaled by square of that factor। ठीक है, तो करंट रेटिंग जनरली कंडक्टर एरिया के प्रोपोर्शनल होती है, और बाद में मैंने पूरा डेरिवेशन करके ये प्रूव किया कि वो विंडो एरिया के भी प्रोपोर्शनल होती है। तो करंट और वोल्टेज दोनों ही रेटिंग किसके प्रोपोर्शनल हो गई, डायमेंशन के स्क्वायर के। अब करंट और वोल्टेज की रेटिंग मिला करके एक तीसरी रेटिंग बनती है किसी भी मशीन की, जिसे कहते हैं केवीए रेटिंग, या ये कह दो पावर रेटिंग। तो तीसरी है हमारी केवीए रेटिंग। अब एपरेंट पावर होती है V इंटू आई, तो केवीए रेटिंग बनेगी वोल्टेज रेटिंग मल्टीप्लाइड बाय करंट रेटिंग। अब वोल्टेज रेटिंग प्रोपोर्शनल थी डायमेंशन स्क्वायर के, करंट रेटिंग भी प्रोपोर्शनल थी डायमेंशन स्क्वायर के, तो ये हो गई डायमेंशन टू द पावर 4 के। ठीक है, दोनों जब डायमेंशन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हैं तो प्रोडक्ट किसके प्रोपोर्शनल, डायमेंशन टू द पावर 4। तो अगर कभी वो कह दे एवरी डायमेंशन इज डबल्ड, केवीए रेटिंग पे क्या असर पड़ेगा, तुम बोलोगे सीधा 16 टाइम्स। ठीक है, ये तो तीनों रेटिंग हुई, और कौन से पैरामीटर बदलते हैं, और इसके बाद हमारा बदलता है कोर लॉस। देखो कोर लॉस में हमने क्या पढ़ा है, चौथे पैरामीटर की बात कर रहा हूं, कोर लॉस। कोर लॉस के अंदर क्या पढ़ा था हमने कि ये दो लॉसेस से बना है, हिस्टेरेसिस और दूसरा
एडी करंट। ठीक है, अब हिस्टेरेसिस का फॉर्मूला क्या था? हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला क्या आया था भाई? ये आया था एरिया ऑफ लूप इनटू वॉल्यूम इनटू फ्रीक्वेंसी, और एडी करंट लॉस का पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 6 रो इनटू वॉल्यूम। यानी हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस दोनों ही किसके प्रोपोर्शनल थे? वॉल्यूम के। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोर लॉस जो कि है हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट, इट इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ कोर। अगर ये वॉल्यूम ऑफ कोर के प्रोपोर्शनल है तो कोर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू डायमेंशन क्यूब। ठीक है, अगेन मैंने ये मान रखा है यहां bm कांस्टेंट है, क्योंकि bm के प्रोपोर्शन bm स्क्वायर के प्रोपोर्शन में ये भी चलता है और यहां पे भी bm स्क्वायर आता है जो स्टीनमेट्स फॉर्मूला होता है। तो bm को कांस्टेंट माना है, इसीलिए मैं डायरेक्टली लिख पा रहा हूं डायमेंशन टू द पावर 3। तो ये ध्यान रखना है, सारी डेरिवेशन कब चल रही है? व्हेन bm इज कांस्टेंट। अगर bm वेरिएबल हो तो दो फैक्टर फिर वेरी हो जाएंगे, डायमेंशन और bm। अब इसके बाद देखो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, ये जो नो लोड वाली ब्रांच होती है इसको एक रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस से शो करते हैं, जिसमें से कि रेजिस्टेंस कोर लॉस बताता है आरसी, ये होती है वोल्टेज, ये आईडब्ल्यू और ये आई में। अब कोर लॉस को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इंटू आई डब्ल्यू, ये प्रोपोर्शनल है डायमेंशन क्यूब के, वोल्टेज अभी प्रूव किया था डायमेंशन स्क्वायर के, तो आई डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू डायमेंशन। ये बात समझ आई? आई डब्ल्यू का रिलेशन मिल गया। आई म्यू कैसे निकालते हैं? एन इंटू आई म्यू इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस, एन आई म्यू बी एम ए एन, लेंथ अपॉन म्यू ए एन। तो ए से ए तो कट गया, तो आई म्यू प्रोपोर्शनल टू लेंथ आया, तो आई म्यू इज प्रोपोर्शनल टू डायमेंशन। अब देखो आई डब्ल्यू भी डायमेंशन के प्रोपोर्शनल आ रहा है और आई म्यू भी। अगर ये दोनों ही डायमेंशन के प्रोपोर्शनल हैं तो आई नॉट होता है रूट ओवर आई डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस आई म्यू का स्क्वायर, डायमेंशन स्क्वायर प्लस डायमेंशन स्क्वायर, डायमेंशन का स्क्वायर और रूट के बाहर आएगा डायमेंशन। ठीक है, तो यहां पे ये आ जाता है प्रोपोर्शनल टू डायमेंशन। अब लास्ट देखो जो कि ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड नहीं है, लास्ट होता है रोटेटिंग मशीन्स के बारे में। लास्ट हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जितनी भी रोटेटिंग मशीन है उनके अंदर शाफ्ट होगा, शाफ्ट का होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक ही बार में देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले जाता है हाफ एम आर स्क्वायर, ये सिलेंडर का होता है, शाफ्ट हमेशा सिलेंड्रिकल लेते हैं। मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू आर स्क्वायर। वॉल्यूम डायमेंशन क्यूब के प्रोपोर्शनल है और रेडियस डायमेंशन के प्रोपोर्शनल है, तो क्या बन गया? डायमेंशन टू द पावर 5, क्यूब इंटू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सारे रिजल्ट्स को मैं समराइज कर देता हूं, डेरिवेशन चाहे जो भी हो, एंड में तुम्हें रिजल्ट पता रहना चाहिए। तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू डायमेंशन का स्क्वायर, करंट प्रोपोर्शनल टू डायमेंशन का स्क्वायर, केवीए प्रोपोर्शनल टू डायमेंशन टू द पावर 4, कोर लॉस प्रोपोर्शनल टू डायमेंशन टू द पावर 3,
IW proportional to dimension, I mu also proportional to dimension, ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू डायमेंशन टू द पावर 5। जे से इसलिए शो करते हैं ना, मशीन के अंदर जितना भी करंट है वो आई से शो करते हैं, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जे से दिखा देते हैं। तो ये सारे रिजल्ट पता होने चाहिए जब कभी स्केलिंग की बात आए, बट ये ध्यान रखना कि फ्लक्स डेंसिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। और वो कैसे पता करोगे कि फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है, यानी वोल्टेज वाले रिलेशन से। मान लो उसने वोल्टेज भी दे दी, डायमेंशन की स्केलिंग भी दे दी, तो ये चेक कर लो कि वोल्टेज अपॉन एरिया, जैसे वोल्टेज क्या होती है, पता कैसे चलता है कि बीएम कांस्टेंट है या नहीं। देखो मैं यहां से बोल रहा हूं कि एरिया इज प्रोपोर्शनल टू V बाय सपोज एफ बी, एफ बी एम इज प्रोपोर्शनल टू बी बाय V बाय एफ इंटू ए। एरिया, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज मालूम होते हुए तुम ये पता लगा सकते हो कि फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है, यानी ये सारे रिलेशन किस पे बेस्ड है, फ्लक्स डेंसिटी पे, ठीक है। तो इसमें फ्लक्स डेंसिटी पे कौन कौन सा बेस्ड है, ये वाला, ये वाला, ये, बस करंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये इंडिपेंडेंट है फ्लक्स डेंसिटी से, बाकी सारे रिलेशन डिराइव हुए हैं फ्लक्स डेंसिटी के बेसिस पे। ये मेरी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन याद रखना, इस पे बेस सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैंने देखो दोनों टॉपिक के अंदर तुम्हें फॉर्मूलेज बताए हैं पूरा डिराइव करके, और इन पे जो भी क्वेश्चन बनता है वो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो बहुत ज्यादा मेंटल थिंकिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और कुछ छोटे टॉपिक्स की बात करेंगे, जो बहुत छोटे टॉपिक ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड है। थैंक यू।